हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट फाइनली आज वो क्लास आ चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर आप हिंदी का एक ऐसा मैराथन क्लास लेकर आइए जिसमें हमारी पूरी हिंदी एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी 2025 का एक महा मैराथन क्लास। लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपका आधा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन हां इसमें से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आएंगे। तो भैया ये पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है, तो इस क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि हिंदी के पेपर में यही सब पूछे जाते हैं जो मैं आज की इस क्लास में बताने वाला हूं। तो इस क्लास को आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है। क्या क्या हम इस क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी का पेपर तो 100 नंबर का आता है, हम कंप्लीट 50 नंबर करवा रहे हैं, यानी कि हम खंड का को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए ये क्लास महा मैराथन क्लास है, तो आपको ध्यान से समझना है। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे पहले इसको मैं बता देता हूं, उसके बाद हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो 10 नंबर का आता है। उसके बाद में हम महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे जो कि 10 नंबर का आता है। गद्यांश कैसे आता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब कुछ मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश को जो 10 नंबर का आता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का। एक ऐसे लेखक का मैं जीवन परिचय बताऊंगा, साहित्यिक परिचय, जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं और इस बार भी चांसेस हैं कि वो आएंगे, ठीक है। फिर कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर, फिर कहानी पढ़ेंगे 5 नंबर, और एक होता है खंड काव्य, ठीक है। ये भी आता है मेरे दोस्त 5 नंबर का, खंड काव्य जो है ये भी 5 नंबर का आता है। तो टोटल आज हम अपना खंड का जो होता है हिंदी में, इस पूरे खंड का को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक एक करके हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे। देखो 10 10 10 30 35 40 45 एंड 50 नंबर आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट के ऐसे ही मैराथन क्लास में लेकर आऊं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेरे दोस्त हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा, जैसा आपके पेपर में आता है वैसे ही सेम टू सेम हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, आदिकाल का एक अन्य नाम है, बताइए आदिकाल को और किस नाम से हम जानते हैं। जिसको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दो। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तब तक आपका कमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। इतने स्मार्ट बनो मेरे दोस्त। देखो आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, का है स्वर्ण युग, खा है सिद्ध सामंत काल, गा है श्रृंगार काल, घा है भक्ति काल। तो इसका जो नाम है वो है सिद्ध सामंत काल। आदिकाल का जो दूसरा नाम है वो सिद्ध सामंत काल है, मतलब आदिकाल को हम सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त देखो, दूसरा हरिवंश पुराण के रचयिता कौन है, हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है, मतलब इसको किसने लिखा है। आपके पास ऑप्शंस हैं, का है देवसेन, खा है विमल देव, गा है पुष्पदंत और घा है स्वयंभू। तो भैया स्वयंभू जी हैं हरिवंश पुराण के रचनाकार, ठीक है। समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए, कुछ है नहीं इसमें, तो ऑब्जेक्टिव है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। तीसरा, खुमान रासों के रचयिता हैं, खुमान रासों के रचयिता कौन है। ये आदिकाल की रचना है, नाम से ही आपको पता चल चुका होगा। तो का है नरपत नाल्य, खा है दलपत विजय, गा है चंद्रवरदाई, घा है स्वयंभू सॉरी जगनिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, दलपति विजय। देखो खुमान रासों के जो रचयिता हैं वो दलपति विजय जी हैं। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। देखो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं, इनमें से कौन से कवि हैं जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं।
का है तुलसीदास, खा है सूरदास, गा है नंददास, घा है कबीरदास। तो 4 का घा सही होगा। देखिए कबीरदास जी जो हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है तो थोड़ा अच्छे से हम पढ़ेंगे ताकि हम सबको अच्छे से मैनेज कर सकें। ठीक है, जैसे आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2025 देना ही है तो उसमें आपको कैसे क्या करना है, कैसा पेपर आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने समय में हमें मैनेज करना होता है, ये सब जानना होगा। ठीक है, आगे चलकर हम सब कुछ जानेंगे। 5वां, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो भक्ति काल का है? देखो का है पृथ्वीराज रासो, ये आदिकाल का है। खा है साकेत, शायद द्विवेदी युग का है। गा है कामायनी, छायावादी युग का है। और घा है विनय पत्रिका, यही तो है विनय पत्रिका। किस युग का? ये भक्ति काल का है विनय पत्रिका। अब विनय पत्रिका को किसने लिखा है कमेंट करके बताना। जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देगा उसको मैं समझूंगा भैया स्मार्ट है, क्योंकि विनय पत्रिका आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके रचनाकार कौन है? कमेंट मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, नवधा भक्ति के प्रकार है, मतलब नवधा भक्ति जो है इसके कितने प्रकार हैं? का है 1, खा है 3, गा है 9, 8 और घा है 9। भैया 9 प्रकार हैं नवधा के। 9 प्रकार, देखो नवधा के आगे 9, इसके प्रकार 9, सिंपल सा है, बस लिखने में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ गया, ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, साहित्य लहरी के रचयिताकार कौन है? बताइए। साहित्य लहरी हाई स्कूल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है ये। का है तुलसीदास, खा है सूरदास, गा है कबीर, घा है आचार्य केशवदास। तो इसके सूरदास जी हैं भैया। सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी। ठीक है, सूर सारावली, ऐसे ऐसे इनकी कई रचनाएं हैं। ठीक है, समझ में आया? तो 7वें का खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 8वां क्वेश्चन, कबीरदास प्रमुख कवि हैं। कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? का है निर्गुण भक्ति धारा, खा है सगुण भक्ति धारा, गा है प्रतिवादी काव्य धारा, घा है प्रयोगवादी काव्य धारा। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो का होगा, निर्गुण भक्ति धारा। मतलब कबीरदास जी जो हैं ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, 9 नंबर पे चलते हैं। 9 पे, ठीक है, 9, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए। रीतिकाल जो है जैसे हमारा आदिकाल भक्तिकाल है, ऐसे रीतिकाल भी है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। क्वालिटी का है प्रकृति चित्रण, खा है ईश्वर वंदना, गा है युद्धों का सजीव चित्रण और घा है मुक्तक काव्य रचना। यही सही है, मुक्तक काव्य रचना। रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता है वो मुक्तक काव्य रचना है। जैसे आपसे कोई पूछे वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है, तो वीर गाथा काल, इसमें वीर लोग हैं, मारधार। ठीक है, तो यहां पे युद्धों का सजीव चित्रण, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, ये तीर चला, उधर से तीर चला, इधर से गन। ठीक है, तो ये क्या है, वीर गाथा काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलेंगे। प्रिय प्रवास काव्यकृत का प्रमुख रस क्या है? प्रिय प्रवास जो काव्यकृत है इसका प्रमुख रस क्या है? इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, प्रिय प्रवास के। ठीक है, इसका प्रमुख रस क्या है? इसमें कौन सा रस है? ठीक है, का है संयोग श्रृंगार, खा है करुण रस, गा है वियोग श्रृंगार, घा है शांत रस। तो भैया वियोग श्रृंगार है। प्रिय प्रवास काव्य कृति जो है इसमें मेनली वियोग श्रृंगार है, थोड़ा सा सैड मोमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे थे मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए। अब मैं ये नहीं कहता कि यही 10 क्वेश्चन केवल पढ़ लोगे तो आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको और भी क्वेश्चंस पढ़ने होंगे और बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपको ऑलरेडी बताता रहता हूं। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10 क्वेश्चन मैंने लिया है, अभी तो शुरुआत है, मैंने कहा ना आगे आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, सपोर्ट बनाए रखें। अब इसको हम हटाते हैं, चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, महत्वपूर्ण गद्यांश पर। गद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसको बोलते हैं प्यार से महत्वपूर्ण गद्यांश। पूरे के पूरे 10 नंबर का ये आता है और बहुत ही इजी होता है, कुछ होता नहीं इसमें। हलवा सुना है नाम, वही होता है, बिल्कुल सिंपल सा। देखो आपको करना क्या है, इस गद्यांश को अपने दोनों आंखों से खूब ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखना है और पढ़ना है। उसके बाद में क्या करना है,
5 क्वेश्चन रहेंगे इसी से संबंधित 2-2 नंबर के, ठीक है। 5 क्वेश्चन, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा, कहीं बाहर से हमें नहीं लाना। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ें, इसको पहचाने कि ये किस पार्ट से है और इसके लेखक कौन है, तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे इजीली, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का आंसर इसी के बीच में छिपा है। देखो क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ो खूब ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में भी जाना तो पहले ध्यान से इसको पढ़ना, ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने लग गए, ठीक है। देखो, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वहां, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहां आई, ठीक है, यहां आई। मतलब हमारे भारत को ये बता रहे हैं कि ये महामानव समुद्र है, ठीक है। यहां पे असुर आए, आर्य आए, शक आए, सब लोग आए, ठीक है। और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, और यही लोग हैं जो भारत को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिन्होंने भारत को बनाने में योगदान दिया। कौन? आर्य, शक, असुर, ये सब, ठीक है, सारे। आगे देखो, जिसे हम हिंदू नीत कहते हैं, वो अपने आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्वेश्चन है, ये किस पार्ट का है, जल्दी से बताओ किस पार्ट का है। कोई स्टूडेंट है जो इसको पहचान सकता है ये गद्यांश किस पार्ट से लिया गया, इसके लेखक कौन है? ये लिया गया है अशोक के फूल चैप्टर से। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इतना याद रखना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। पहला क्वेश्चन यही रहेगा, 2 नंबर आपको इसी के लिए मिलेगा। अगर आप पहचान ले गए और लिख ले गए, 2 नंबर आपका कंप्लीट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। मतलब यहां पे अगर देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक देखो, इसके नीचे लाइन दिख रही है ना, देखो ये लाइन इसके नीचे है, इतने का अपने शब्दों में व्याख्या करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हिंदी का पद्यांश है, इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा स्टाइलिश तरीके से आप लिख दीजिएगा, इसी से रिलेटेड रहे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी हम करेंगे, देखना ध्यान से। तीसरा, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? बताइए, सिंपल सा है, 2 नंबर ये फ्री का है। बताइए रविंद्रनाथ जी ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो देखो पहला लाइन लिखा है, पहली ही लाइन है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। यही लाइन लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। मैंने कहा था ना कि आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। देखो आंसर हो गया, सिंपल सा है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो ये लिखा है सीधा सीधा, देखो यहां पे देश है, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, और ना जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। मतलब इन्हीं लोगों का योगदान रहा, असुर, आर्य, शक, हूड़, इन्हीं लोगों का योगदान हमारे भारत को बनाने में रहा। देखो लिखा है, क्वेश्चन आपका है कि भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का हाथ रहा, तो वही यक्ष, हूड़, असुर, ठीक है, गंधर्व, इन्हीं सबका हाथ रहा। अब भी हम लिखेंगे, आपका आंसर ये भी हो गया। आप यहां से चाहे तो लिख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं, या थोड़ा अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, आर्य, शक, हूड़ कहां आए? तो ये सब भारत में आए, और क्या, सीधा सीधा लिख दो, आर्य, शक, हूड़ भारतवर्ष में आए। बस सिंपल सा था, 5 क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया। अब एक एक को हम लिखते हैं, ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा, सबको लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे वो भी मैं बता देता हूं। देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, जब भी आप गद्यांश को सॉल्व करें तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड जो है इसको लिख देना, क्योंकि कॉपी में आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है मेरे दोस्त, 2 गद्यांश रहेगा, करना एक ही है। आपने कौन सा किया है एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? जब आप इसको लिखेंगे डॉट डॉट करके, जैसे मैंने लिखा है, रविंद्रनाथ ने डॉट 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 मिश्रण है, ऐसे लिख, और ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या तो डालना ही होगा। मतलब हम गद्यांश सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, ऐसे लिखना, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ और लेखक का नाम लिखने का 2 तरीका है, एक आप संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं हेडिंग डाल के, और दूसरा आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखो
हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, देखो गद्य भाग जो यहां पे लिखा है इसको ब्लैक पेन से लिखना। मैं इसके नीचे जिसको ब्लैक से लिखना है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, बाकी ये ब्लू और ये पीला नीला सॉरी पीला लाल हरा ये सब पेन ना यूज करना, नहीं तो भैया काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। अब देखो इसमें मैंने पाठ का नाम भी लिख दिया, लेखक का नाम भी लिख दिया। देखो ये हमारा लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये अशोक के फूल जो है पाठ का नाम है। यही तो लिखना था हमें संदर्भ में लिख दिया। तो ऐसे लिखोगे 2 में 2 पूरे नंबर मिलेंगे। और जहां मैंने अंडरलाइन किया इसको ब्लैक से लिखना, क्योंकि ये सब हाईलाइटेड पॉइंट है। तो संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। किसी भी लेखक, मान लीजिए किसी दूसरे चैप्टर का गद्यांश आ जाता है, तो आपको करना क्या है, यहां पे इस लेखक का नाम बदल देना है, इनकी विशेषता को भी बदल देना है और इनकी रचना को बदल देना है, बाकी सेम वही लिखना है। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब यहां से लेकर देखो, जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं वो अपने आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इतने का आपको अपने शब्दों में व्याख्या करना है। देखो कैसे करेंगे। दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब उसी 2 लाइन को बढ़ा चढ़ा के 4-5 लाइन में लिख देना है। जो 2 लाइन वहां पे लिखा था उसकी गहराई में जाना है, थोड़ा वहां से ढूंढ के लाना है वर्ड को और उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना, नंबर मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं आप किताब से रट कर जाएं। किताब अगर आपने पढ़ा है वही आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद बना के लिखो, आप खुद क्रिएट कर सकते हो। यू आर ऑल्सो ए राइटर, आप खुद एक लेखक हो। ठीक है, देखो हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि यहां आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियां आई। उनमें से आर्य, शक, हूण आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहां विजय प्राप्त की और यहां के विशाल भूभागों पर अपने राज्य साम्राज्यों की स्थापना की। हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि यहां आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियां आई। उनमें से आर्य, शक, हूण आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहां विजय प्राप्त की और यहां के विशाल भूभागों पर अपने राज्यों की स्थापना की। देखो 2 बार यहां पे हो चुका है। देखो आपको कहां तक लिखना है, यहां तक ही लिखना है। ये 2 बार लिख गया है, ध्यान देना। अगर ध्यान दोगे तो यहां से फिर से वही रिवाइज हो गया है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको सिर्फ यहां से लेकर यहां तक लिखना है। ठीक है, बस हो गया। ये मत लिखिएगा, दोनों सेम ही है, इसको रिवाइज कर दिया गया। थोड़ी प्रिंटिंग में गलती है तो आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक है, वहां से लेकर यहां तक लिख देना, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ है कि नहीं है। थोड़ा सा आगे भी है, देखो ध्यान देना। यहां पे आप यहां से लेकर यहां तक लिख देना। ये जो नीचे लिखा है ये भैया सेम यही उतार दिया गया है, तो इसको मत लिखना। अब यहां से लिखना, देखो यहां से, इनमें से अनेक यही के होकर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहां की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। सभ्यता या संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें होते हैं वो यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति, उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का परिणाम है। मतलब देखो, कोई जरूरी नहीं आप इतना बड़ा ही लिखो, 1-2 लाइन कम भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, तो ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। मतलब जो आपको लाइन जिसके नीचे रेखाएं उनकी व्याख्या करनी है तो उसी से संबंधित आप अच्छे से लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर यही भाषा लिखोगे भाई तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, यहां पे ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो यहां से जो रिवाइज हो गया उसको हटा देना और इसको लिख लेना, बस हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो सिंपल सा आंसर तो यहीं पे है। देखो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, तो आंसर इसका लिखेंगे तीसरे का
ध्यान देना, थोड़ा इधर चलना पड़ रहा है। देखो, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है क्योंकि यहां की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। ठीक है, इतना आप थोड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हैं, या अगर इतना ही लिख देंगे रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है तो भी चलेगा, क्योंकि जितना पूछा गया उतना ही लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हो गया तीसरा क्वेश्चन, ये इजी था। चौथा देखते हैं। चौथा देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा? तो सिंपल सा है, इन सब का सहयोग रहा। देखो थोड़ा बड़ा लिखना, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ये सभी इन सब का सहयोग रहा हमारे भारतवर्ष के निर्माण में। तो यही लिखना है, थोड़ा बड़ा जैसे यहां पे दिया गया वैसे वहां पर भी लिख दीजिएगा। देखो, ये भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का वरन आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हूड़ तथा नाग, यक्ष एवं गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा है। वही चीज लिखना है जो आपके गद्यांश में दिया गया है, बस हो गया। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आर्य, शक, हूड़ कहां आए? तो भैया ये सब भारत में आए, तो लिख देना ऐसे। देखो पांचवा क्वेश्चन, ये देखो, आर्य, शक एवं हूड़ आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए, ऐसे आपको लिख देना है। तो गद्यांश में कुछ खास नहीं होता, मैंने पहले ही बता दिया कि आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। गद्यांश में जो गद्यांश दिया जाता है अगर उसको आप पहचान गए तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे, क्योंकि पहचान के आप लेखक का और पाठ का नाम लिख लिए, बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं, हमारा गद्यांश भी फिनिश हुआ। चलिए महत्वपूर्ण पद्यांश को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या है? महत्वपूर्ण पद्यांश। जैसे गद्यांश आपका 10 नंबर का आता है, वैसे पद्यांश भी 10 नंबर का आता है। गद्यांश जो आता है वो हिंदी गद्य के चैप्टर से आता है, और पद्यांश जो है हिंदी पद्य के चैप्टर से आएगा। जैसे ये जो पद्यांश है ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी के गीत से लिया गया है। ठीक है, कवि जयशंकर प्रसाद, रचना गीत। मैंने पहले ही लेखक और कवि और रचना का नाम बता दिया। ठीक है, आगे देखो, ये गद्यांश रहेगा, इसके नीचे भी पद्यांश रहेगा, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 2-2 नंबर आपको एक एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो गद्यांश में था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको इसी में से ढूंढ ढूंढ के लिखना है। आप इसका आंसर कब दे पाएंगे 5 क्वेश्चन का? जब आप इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, इसका हिंदी मीनिंग आपको पता होगा, तब आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। देखो पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये गीत है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीती विभावरी जागरी। देखो यहां पे क्या होता है, एक सखी दूसरे सखी से कुछ कहती है। जैसे हम लड़कों में दोस्त होते हैं, वैसे लड़कियों में सखियां होती हैं। ठीक है, लड़कियां जानती होंगी। देखो एक सखी दूसरे सखी से कहती है, बीती विभावरी जागरी, मतलब बीत गई है विभावरी रात, जागरी अब तू जाग जा। एक सखी सो रही है, दूसरी सखी उसको जगाने का प्रयास कर रही है, तो वो कहती है, हे सखी रात बीत चुकी है, अब तू जाग जा। ठीक है, आगे देखो, फिर आगे कहती है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। मतलब अंबर पनघट, अंबर का मतलब होता है आकाश, पनघट मतलब आकाश रूपी पनघट में। ठीक है, डुबो रही है तारा घट, मतलब तारा रूपी घड़ा, घट का मतलब होता है घड़ा। ठीक है, ऊषा किसको बोलते हैं? जो प्रातः काल का समय होता है, सूर्योदय से पहले का समय, उसको ऊषा बोलते हैं। ठीक है, नागरी का मतलब होता है चतुर स्त्री। तो यहां पे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, मतलब अंबर रूपी पनघट में ऊषा रूपी चतुर स्त्री तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अब तू जाग जा, हे सखी अब तू जाग जा। फिर से मैं बता देता हूं, बीती विभावरी जागरी, हे सखी रात बीत चुकी अब तुम जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, मतलब अंबर रूपी पनघट में ऊषा रूपी चतुर स्त्री तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अब तुम जाग जाओ। मतलब आसपास जो हो रहा है वो एक सखी दूसरे सखी को बता रही है ताकि वो जाग जाए। ठीक है, आगे देखो, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, तो लो यह लतिका भी भर लाई, मध मुकुल नवल रस गागरी। मतलब खग कुल
खग कुल का मतलब क्या होगा? खग का मतलब होता है पक्षी, कुल का मतलब समूह। तो जो पक्षियों का समूह है वो कुल कुल सा बोल रहा। वो कैसा बोलते हैं? वो कलरव करते हैं, चहचहाते हैं, तो वो चहचहा रहे हैं या कलरव कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो पक्षियों के जो समूह है वो भी कलरव कर रहे हैं। किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय का मतलब होता है जो नए नए पत्ते होते हैं पेड़ों पर, उनको किसलय बोलते हैं। तो जो नए पत्ते होते हैं उनका भी अंचल डोल रहा है, मतलब वो भी हिल डुल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, लो यह लतिका भी बरलाई। और ये जो लतिका है, इन पेड़ों पे जो लतिका लगी हुई है वो भी भर लाई है। मधु मुकुल, मधु का मतलब क्या होता है? मधु का मतलब होता है पराग रूपी। मुकुल का मतलब होता है जो अधिखिले फूल हैं। ठीक है, जो कलियां होती हैं, जो पूरी खिली हुई नहीं होती हैं। ठीक है, नवल रस यानी कि नए रस गागरी गागर में, यानी कि पक्षियों के समूह कलरव कर रहे हैं, किसले का अंचल डोल रहा और नए नए पत्ते जो हैं वो डोल रहे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। और जो लतिका है वो पराग रूपी नए रस को, ठीक है, वो पराग रूपी नए रस को अधिकिले फूल से अपने गागर में भर लाई है। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट लाइन। थोड़ा सा और है, इसको भी जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अधरों में राग मंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। मतलब अधरों में, होठों में राग, राग का मतलब होता है प्रेम, प्यार, लव। ठीक है, प्रेम। अमंद, अमंद का मतलब होता है, मंद का मतलब होता है बहुत स्लो, मतलब धीमा। आमंद का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला। ठीक है, पिए, पीकर, मतलब अपने होठों में कभी ना खत्म होने वाले, कभी ना समाप्त होने वाले प्रेम को भरे हुए। अलकों में मलयज बंद किए, अलकों का मतलब होता है बालों में, मलयज बंद किए। मलयज का मतलब होता है सुगंधित हवा, जो चंदन की खुशबू होती है, सुगंधित हवा। बंद किए, बंद करके, तू अब तक सोई है आली, तू अब तक सोई हुई है। आली का मतलब होता है सखी, तू अब तक सोई हुई है सखी। आंखों में भरे बिहागरी, मतलब अपने आंखों में भरे। बिहाग का मतलब होता है आलस्य, तो अपने आंखों में आलस्य लेकर तू अब तक सोई हुई है। मतलब वो कहती है कि अधरों में राग मंद पिए, अधरों में राग मंद पिए, मतलब अपने होठों में कभी ना खत्म होने वाले प्रेम को भरे हुए। अलकों में मलज बंद किए और अपने बालों में सुगंधित हवा को बंद करके, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागली, और आंखों में आलस्य को भरे हुए तू अब तक सोई हुई है। हे सखी अब तू जाग जा। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, वो तो अभी हम संदर्भ में लिख देंगे, सिंपल है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब आपको इसकी व्याख्या करनी है। देखो ध्यान से समझो। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटूसा नागरी। इतने का आपको व्याख्या करना है। ठीक है, उसके बाद में प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रातः काल का सुंदर वर्णन किया गया। सुबह सुबह का तो समय है, ठीक है, उषा। ठीक है, आगे देखो, कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है? तो कौन डुबो रहा है? उषा रूपी चतुर स्त्री, वही तो तारा रूपी घड़े को डुबो रही है आकाश रूपी पनघट पे। तो लिख देना उषा रूपी चतुर स्त्री। ठीक है, आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। हिंदी मीनिंग जब इसका पढ़ोगे तभी आंसर दे पाओगे। ध्यान रखना है, गद्यांश नहीं है कि उसी में ढूंढ ढूंढ के लिख लोगे। आगे देखो, खर कुल कुल सा बोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो इसमें रूपक भी होगा और हमारा अनुप्रास भी होगा। अनुप्रास क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक ही वर्ण कई बार आए हैं। ठीक, तो अब एक एक का आंसर हम लिखते हैं। देखो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो वही सेम प्रोसेस। देखो इसका जो फर्स्ट वर्ड है बीती विभावरी और जो लास्ट वर्ड है बिहागरी, इसको लिख देना है। देखो ऐसे, बीती विभावरी डॉट 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 करके बिहागरी। अब सबसे पहला हम उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखेंगे। संदर्भ देखो, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद के लहर, ठीक है, नामक कविता संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में, हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत शीर्षक रचना से अवतरित है। मतलब जो है ये जो हमारा पद्यांश है, ये प्रस्तुत पद्यांश महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद के लहर, जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही फेमस रचना है लहर, ये उसी का एक छोटा सा शीर्षक है। लहर नामक कविता संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत शीर्षक से अवतरित है। तो ये कवि का नाम, ये लेखक, ये कवि का नाम, ये पाठ का नाम, इसको ब्लैक से लिख देना। ठीक है, और लहर को भी ब्लैक से लिख देना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा देखते हैं,
रेखांकित अंश की व्याख्या करो, मतलब इसका आपको व्याख्या करना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं यहां पे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस गीत में मानवीकरण द्वारा प्रातः काल की शोभा का सुंदर चित्रण किया गया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है, अब तू उठ। आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी चतुर नारी तारा रूपी घड़ा डुबो रही है, अर्थात तारे एक एक करके छिपते चले जा रहे हैं और सवेरा होने वाला है। बस यही आपको लिख देना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया? यही तो मैंने अभी बताया था आपको, मीनिंग में वही लिख देना है, हो गया काम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग चाहें तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है भैया? तो प्रातः काल का वर्णन किया गया, तो यहां पे लिख देंगे। देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रातः काल की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। 2 नंबर कंप्लीट। ये 2-2 लाइन का आंसर लिखोगे 2 नंबर हो जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रातः काल की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन शायद है 4 नंबर। कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है? तो देख लो यहां पे कौन है वो भैया, कौन है? देखो, उषा रूपी चतुर नारी आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। वही चीज जो मैंने आपको बताया था कि उषा रूपी चतुर नारी आकाश रूपी पनघट पे तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, वही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग कुल कुल सा बोल रहा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखो, इसमें अलंकार कौन सा होगा? इसमें 2 अलंकार है, एक अनुप्रास, दूसरा रूपक। ठीक है, दोनों अलंकार होंगे। ठीक है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि एक ही वर्ण कई बार आ रहा है। रूपक है क्योंकि यहां पे उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है। बस हो गया, ये 5 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा लेखक का जीवन परिचय है। हमने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिया है, 5 नंबर का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 5 नंबर में। तो इसमें आपको साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पूछा जाता है। लेकिन सबसे पहले हम छोटा सा हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय, इनका जन्म, इनकी मृत्यु लिखेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय, तब इनकी रचनाओं को लिखेंगे। देखो, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। बस इतना सा आपको ये लिखना है। फिर भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। मतलब आपको इनका जन्म, थोड़ी सी शिक्षा और इनकी मृत्यु लिखनी है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि मेन हमारा साहित्यिक परिचय होता है। तो जीवन परिचय में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। किसी भी लेखक का लिखना हो, उनके स्टाइल में थोड़ा सा लिख देना। आगे बढ़ते हैं, साहित्यिक परिचय पे चलेंगे। साहित्यिक परिचय में क्या लिखते हैं कि इनका साहित्य में कैसा परिचय है। हिंदी में इन्होंने रचनाएं की, लेकिन हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा, वो साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। देखो, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुष श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। तो भैया यही इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। मतलब इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की, कौन कौन सी रचनाएं करते थे, कैसा इनका परिचय था, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। ठीक है, ये भी हो गया, समझ में आ रहा है, सिंपल सा है। अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं हम लोग। रचनाएं कौन कौन सी की इन्होंने, देखो इनकी कृतियां लिख दीजिएगा। कृतियां, इनकी कृतियां निम्नलिखित है। देखो, कृति बोलो चाहे रचना बोलो, दोनों सेम ही है। ठीक है, देखो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। निबंध संग्रह में इन्होंने पृथ्वी पुत्र, ठीक है, कल्पलता, ठीक है, कला और संस्कृति, देखिए अलग अलग रचना में कॉमा लगा रहा हूं, कल्प वृक्ष, भारत की एकता,
माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। देखो इनके रचनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनकी रचनाएं भी डायरेक्टली दिया जा सकता है। तो निबंध में इन्होंने पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। ठीक है, और रचनाएं इन्होंने की थी 2 और क्षेत्र में। शोध प्रबंध में इन्होंने पाणिनकालीन भारतवर्ष, आलोचना ग्रंथ में इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये इन्होंने निबंध, शोध और आलोचना में इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हो गई, बस हो गया। मतलब आप किसी भी लेखक का जब जीवन परिचय लिखें तो छोटा सा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, उसके बाद में उनकी रचनाओं को लिखें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कवि का साहित्यिक परिचय देखते हैं। अब कवि में एक दिक्कत है, वो आप लोग पहले सही कर दीजिए। यहां पे 1889 रहेगा। ठीक है, मैं सही कर देता हूं, शायद 1809 लिख गया था। तो देखो, जयशंकर प्रसाद जी का मैंने लिया है, जो आपको हाई स्कूल से ही देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनका जीवन परिचय आता ही आता है। तो देखो, सबसे पहले यहां पे भी जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचना। ठीक है, देखो जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 इस प्रकार से मैं यहां पे भी लिख देता हूं, 1889 ईस्वी। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे इनके पिताजी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। मतलब 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई, 48 साल की उम्र में लगभग। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। समझ में आया? समझिए, क्लास हमारी लॉन्ग होती जा रही है, हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, आप समझिए। आगे बढ़ते हैं, साहित्यिक परिचय। मतलब इनका साहित्य में कैसा परिचय है, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, वो देखो। ऐसे हेडिंग डालना, सबसे मेन हेडिंग यही होता है। देखो, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग परिवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब इतने सारे क्वालिटीज थी इनके अंदर। क्या थे वो, कैसा परिचय था, वही तो इसमें लिखना है, तो वही तो मैंने लिखा है। आगे देखो, विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना कि ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार सब कुछ थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। थोड़ा और बढ़ा के अगर आप 1-2 लाइन कहीं से और ऐड कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। जितने शब्दों में पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। रचनाओं पे चलते हैं। रचनाओं में देखिए इनके प्रमुख रचनाएं का विवरण निम्न है। जैसे काव्य संग्रह में इन्होंने कामायनी, लहर, आंसू, झरना, ये इनकी रचनाएं हैं। काव्य संग्रह जो बहुत फेमस रचना है इनकी, कामायनी बहुत फेमस रचना है, और लहर, आंसू, झरना ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। ज्यादातर ये काव्य रचनाएं ही करते थे। कहानी में इन्होंने आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी, ये इनकी कहानी वाली रचना है। कुछ कहानियां भी इन्होंने लिखी थी, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ रचना और होगा शायद। उपन्यासकार भी थे भैया, तो उपन्यास भी लिखेंगे। कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण। मतलब कंकाल, तितली तो पूरी रचना है, लेकिन इरावती जो है ये इनकम्प्लीट थी। ठीक है, पूरी नहीं थी। निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये इनके निबंध है। चंपू में इन्होंने प्रेम राज्य की रचना की। तो ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि कामायनी, आंसू, लहर, झरना ये सब इन्होंने ही लिखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कहानी, और हमने इस क्लास में लिया है बहादुर कहानी को। और बहादुर कहानी का सारांश नहीं, उद्देश्य हम पढ़ेंगे 5 नंबर का। देखो, कहानियों में बहादुर, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा या लाठी, ये सब इंपॉर्टेंट कहानी है। तो हम बहादुर कहानी का उद्देश्य पढ़ेंगे, क्योंकि कहानी का 2 पहलू होता है। एक तो उद्देश्य, कहानी का पर्पस क्या है, एक सारांश, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो हम उद्देश्य को पढ़ेंगे। आखिर बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है, ठीक है, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया। देखो,
ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूं यही लिखना, अगर उद्देश्य में आता है 5 नंबर आपका कंप्लीट। और ये 5 नंबर फिक्स होता है। आप पंचलाइट, बहादुर और लाठी, इन 3 कहानी को पढ़ लो, आपका 5 नंबर एकदम फिक्स है, कोई काट ही नहीं सकता। देखो, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्य रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है। ये जो कहानी बहादुर लिखी गई है, ये अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास वाले, निम्न वर्ग यानी कि और छोटे, ठीक है, की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। मतलब इनकी कहानियों में जो मिडिल क्लास वाले फैमिली होते हैं या निम्न वर्ग वाले होते हैं, उनकी पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श एवं यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। मतलब जो इनकी बहादुर कहानी है, ये एक लड़का है नेपाल का 12 से 13 साल का बहादुर, ये उसके साथ, बहादुर के साथ दुर्व्यवहार होता है, ठीक है, एक फैमिली के द्वारा। तो उसके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उससे रिलेटेड ये कहानी है। मतलब इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। मतलब एक बहादुर लड़का है नेपाल का 12 से 13 साल का, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के यहां नौकरी करता है। देखो, सारांश मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप लोग YouTube पर सर्च करना, क्लास बहादुर कहानी का सारांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लेना पूरा ही कहानी। ठीक है, ये तो उद्देश्य है। आगे देखो क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या बताया गया इस कहानी में। देखो, इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा जो अमीर हैं वही लोग सिर्फ श्रम का शोषण नहीं करते, मतलब जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका शोषण, उनको सताने वाला काम सिर्फ अमीर लोग ही नहीं करते, मध्यम वर्ग वाले भी करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले भी करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। मतलब इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। जैसे जातिवाद ना हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, गरीब अमीर में भेद ना हो, उसको समाप्त करने के लिए एक संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। जो बहादुर लड़का है वो अपने घर से चला आता है, वो सोचता है कहीं अलग रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, लेकिन यहाँ पे भी उसके साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, बहादुर देखो, मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। ठीक है, आगे देखो क्या होता है कि जो बहादुर लड़का है वो अपने घर से, उसकी माताजी थोड़ा दुर्व्यवहार करती थी तो वो घर छोड़ के बाहर शहर चला आता है। शहर में निर्मला नाम की एक औरत होती है, वो अपने घर उसको नौकर रख लेती है बहादुर को। ठीक है, पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं निर्मला के फैमिली वाले, फिर धीरे धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं, उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं, उसको मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे तो बहादुर सह लेता था। जब उस पर झूठे चोरी का इल्जाम लगाया गया तो वो घर छोड़ के भाग गया। ठीक है, यही सारांश है कहानी का। उद्देश्य तो मैं बता ही रहा हूं, वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। तो ये हमारा बहादुर कहानी का उद्देश्य हो चुका है। सारांश मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने पहले ही कहा, तो लास्ट में थैंक यू। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, हमारा 50 नंबर 45 नंबर का पेपर अभी हुआ है। एक आता है खंड काव्य, हमारा एक टॉपिक है खंड काव्य, जो मैं इस वीडियो में लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि खंड काव्य मैं क्यों नहीं बताता। देखो, खंड काव्य जो होता है ये 5 नंबर का आता है और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो जिला वाइज होता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश से तो हम सभी हैं, सब में सारी चीजें सेम है, लेकिन खंड काव्य जो है कुछ जिलों में दूसरा होगा, कुछ जिलों में दूसरा होगा। जैसे कई खंड काव्य हैं, रश्मि रथी, आलोक वृत्त, त्यागपथी, शक्ति की जीत, ठीक है, ऐसे ऐसे कई हैं।
और भी हैं। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है, कुछ जिलों में त्यागपथी है, किसी में रश्मिरथी है, किसी में कुछ है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना आप किस जिले से हो और आपके हिंदी में कौन सा खंड काव्य है। क्योंकि मान लीजिए अभी मैं त्यागपथी पढ़ा दूं तो कुछ यूपी वाले स्टूडेंट कहेंगे सर मेरे में तो आलोक वृत है, मेरे में रश्मिरथी है, मेरे में सत्य की जीत है, तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए ये आपको खुद पढ़ना है, स्वपठित खंड काव्य इसको बोलते हैं, खुद पढ़ो। ठीक है, आपके जिले में कौन सा है, आप किस जिले से हैं, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आप में कौन सा खंड काव्य है। तो आज का क्लास मैराथन यहीं पर फिनिश होगा। बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम कहीं जाएंगे नहीं जब तक आपको टॉपर बनाएंगे नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।